हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और यूडब्ल्यू हम कवर कर रहे हैं। आपको पता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन की फ्रेंड, तो अब तक हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 5th लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, और जो हमारा सेशन है वो एमसीक्यूज़ बेस ही है। तो आज भी हम एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे जो लेक्चर नंबर 3 था उससे हम टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, तो आपके पास समय कम बचा है और आप अपना कोर्स बहुत आसानी से बहुत कम समय में हमारे साथ कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो अगर बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल कूलिंग, तो इलेक्ट्रिकल कूलिंग से हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उसको लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फ्रेंड्स, कार एयर कंडीशनर का ब्लोअर की स्पीड की फुल रेंज को फुल फास्ट से स्लो करने देता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्पीड फुल थी उससे फुल स्पीड से आपका स्लो करने देता है। मतलब किसके द्वारा स्लो की जाती है या फिर किसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्लो करते हैं, इसका ये मतलब है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए क्या है, मैग्नेटिक क्लच, बी है आपका थर्मोस्टेट, सी है आपका फ्यूज़, डी है आपका रियोस्टेट। तो मैं आपको बता दूं, जो मैग्नेट क्लच है वो इसका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। अगर मैं थर्मोस्टेट की बात करूं तो थर्मोस्टेट भी नहीं होगा। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है फ्रेंड्स, इसको भी लिखते हुए चलेगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, साथ के साथ कंट्रोल सेंस भी करता है टेम्परेचर को। अगर मैं बात करूं फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ क्या करेगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है या फिर शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट आ रहा है, उस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से क्या करेगा, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो गया। ऑप्शन डी है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, हमारा जो रेगुलेटर होता है वो एक प्रकार का हमारा रियोस्टेट ही होता है। तो ये रेगुलेटर है जो फुल जो रेंज है, स्पीड है, उससे स्लो स्पीड पर लेकर आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या कहा गया है, कैपेसिटर ब्लॉक में इलेक्ट्रिक कनेक्शन की संख्या होती है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, कैपेसिटर ब्लॉक में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की संख्या होती है, तो यहाँ पर देखिएगा, कैपेसिटर स्टार्ट और इलेक्ट्रिक मोटर रन के साथ उपयोग के लिए, इसका मतलब ये है कि जो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है उसके लिए कहा गया है कि जो आपके कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो 4 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। आपका ऑप्शन सी वाला बी वाला आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 कनेक्शन संख्या की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, हार्मेटिक सिस्टम का उपयोग किस में किया जाता है। तो हार्मेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो जो हार्मेटिक सिस्टम होता है उसको रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ करते हैं, विंडो टाइप एसी में भी यूज़ करते हैं, वाटर कूलर में भी यूज़ करते हैं। जो वाटर होती है सर फ्रेंड्स, वो आपने देखा होगा, वाटर में जो हम पानी को कूल्ड करते हैं उसको हम वाटर कूलर बोलते हैं। तो वाटर कूलर और वाटर कूलर, तो इसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो यहाँ देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कंप्रेसर मोटर की वर्निंग आउट के लिए कारण क्या होता है। मतलब उस वर्न होने के लिए किस प्रकार से जो कंप्रेसर मोटर है वो वर्न हो जाती है, वर्निंग को बचाया जाता है। मतलब वर्निंग आउट के लिए क्या कारण है। तो बर्निंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें, जो मोटर है तो मोटर ओवर हीटेड हो जाती है, तब जब ओवर हीटेड हो जाएगी तो वहाँ पर उसमें आग लगने का खतरा बना रहेगा या फिर बर्न हो सकती है। तो उस बर्निंग को आउट करने के लिए, बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अपना OLP, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, रिले कोर के बर्न आउट होने के लिए कारण क्या होता है। मतलब रिले कोर का बर्न आउट होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, अगर हम रिले की बात करें तो रिले की कोर की बात कही गई, तो ऑप्शन ए है आपका डिफेक्टिव सेलेक्टर स्विच, हाई वोल्टेज स्विच, लो वोल्टेज स्विच,
हाई करंट स्विच। तो मैं आपको बता दूं जो रिले की कोर होती है तो वो हाई वोल्टेज से वर्न होती है। तो आपके देख लीजिए यहाँ पर हाई वोल्टेज, आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाई वोल्टेज इसका कारण है वर्निंग आउट होने के लिए, ठीक है, मतलब जलने के लिए। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाले में क्या कहा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इंडक्शन मोटर के स्टैंड स्टिल पर होने पर स्लिप तब होती है जब, कब होती है? स्टैंड स्टिल कंडीशन पर जब आपकी मोटर होगी। तो स्टैंड स्टिल की कंडीशन मैं आपको बता दूं, स्टैंड स्टिल की कंडीशन ये है जब आपकी जो मोटर है वो रुकी हुई है, मतलब इंडक्शन मोटर जब स्टॉप कंडीशन में है, रुकी हुई है, तो उस समय की बात कही गई है कि आपकी जो स्लिप है एस, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं जब नो लोड होगा तो नो लोड पर आपकी जब मोटर रोटेट नहीं कर रही है तो उस कंडीशन पर आपकी जो स्लिप का मान होता है वो 1 होता है फ्रेंड्स, यूनिटी। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड की स्थिति के दौरान डैश पावर फैक्टर होता है। तो अगर मैं नो लोड की स्थिति की बात करूं तो अगर इंडक्शन मोटर नो लोड पर है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो पुअर पावर फैक्टर होता है, और पुअर पावर फैक्टर को हम लो पावर फैक्टर बोलते हैं। तो हाई तो नहीं हो सकता, मॉडरेट भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं होता है फ्रेंड्स, तो लो होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उस पर जब किसी भी प्रकार का लोड नहीं है तो उसका पावर फैक्टर जो है वो पुअर हो जाता है। तो जब पुअर पावर फैक्टर है तो वहाँ पर आपका जो आप ऑप्शन है तो वो आपका डी वाला ज़्यादा सुइटेबल लग रहा है, तो आप डी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फ्रेंड्स एक एसी मोटर की स्पीड किस पर निर्भर होती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स जो स्पीड होती है, स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आई थिंक आप निकाल सकते हैं 120 F अपॉन, एक सेकेंड इसको हटाएं फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो आपको पता है अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर होता है 120 F अपॉन P। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड कर रही है स्पीड और आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो देख लीजिएगा नंबर ऑफ पोल कहाँ पर है, पोल की संख्या, और आपकी फ्रीक्वेंसी किस वाले में। फ्रेंड्स इसको नोट करते हुए चलिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर। तो ऑप्शन आई थिंक सी वाला है, फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या दोनों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसके टॉर्क की बात कही गई है। तो टॉर्क देख लीजिए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कम, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी था फ्रेंड्स 0, ऑप्शन सी है आपका रेटेड टॉर्क के समान, ऑप्शन डी है आपका रेटेड टॉर्क से अधिक। तो मैं आपको बता दूं जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो वो बहुत कम होता है फ्रेंड्स। आपने अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होगी फ्रेंड्स, आपने इसका फेजर डायग्राम बनाया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होगी, तो इसका जो टॉर्क है, टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मीन्स स्पीड धीरे 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 स्पीड बढ़ती है और टॉर्क बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, यहाँ पर देखिए 0 है स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है। तो अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स जो घरेलू आपके डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं घरों पर जो यूज़ किए जाते हैं तो आपको पता है वो सिंगल फेस पर यूज़ होते हैं। तो आई थिंक अगर आप इतना दिमाग में है तो ये आंसर तो आप टिक कर सकते हैं। डीसी तो वैसे ही नहीं यूज़ होती है फ्रेंड्स, एसी ही यूज़ होती है। डीसी शंट भी यूज़ नहीं होने वाली, डीसी सीरीज और डीसी शंट तो कट गया। बचा क्या, यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं होती। यूनिवर्सल मोटर का मतलब क्या है मैं अभी बता दूंगा आपको। यूनिवर्सल मोटर को अभी मैं जानूंगा, पहले मैं इसको बता दूं, सेकंड वाले को अभी हम आपको बताएंगे यूनिवर्सल। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की आंसर की बात कहूं तो सेकंड आंसर है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर ही यूज़ होती है पर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज ही यूज़ होगी। इतना फ्रेंड्स आप अगर थोड़ा दिमाग से लगाते तो आई थिंक आप करेक्ट कर सकते थे इसको, और कर भी दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल मोटर की, तो यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है जिस मोटर को हम एसी और डीसी पर दोनों पर यूज़ कर पाएँ। यूनिवर्सल मोटर को फ्रेंड्स हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई पर दोनों पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इस प्रकार की कोई मोटर जिसको हम एसी एप्लीकेशन और डीसी एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज़ करें उसको हम यूनिवर्सल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो घरों पर जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो उनमें एयर कूल्ड
जो आपका कंडेंसर है उसका यूज़ किया जाता है। एयर से कूल्ड जो कंडेंसर है उसमें जो कूलिंग सिस्टम है या फिर कूलिंग जो आपका फ्यूल है वो आपका एयर वहाँ पर वर्किंग करता है, तो एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो ए वाला वाटर कूल्ड तो नहीं हो गया। वाटर कूल्ड की अगर बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ करते हैं। अगर बी वाले की बात करें तो बी वाला है आपका इवेपोरेटिव कंडेंसर, तो इवेपोरेटर में भी नहीं, इवेपोरेटिव कंडेंसर भी यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है इवेपोरेटिव कंडेंसर में किसका प्रयोग एक कूलिंग माध्यम के रूप में होता है। तो आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार फिर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेपोरेटिव कंडेंसर में किसका प्रयोग एक कूलिंग माध्यम के रूप में होता है, किसका प्रयोग होता है। तो अभी इससे पहले वाले में भी हमने जाना, अब एक बार फिर इसमें जानेंगे। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, वो भी बताएंगे क्या अंतर है। पहला तो है केवल एयर का, दूसरा है केवल वाटर, सी है आपका एयर और वाटर दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, ना ही एयर ना ही वाटर। तो मैं आपको बता दूं जो एवेपोरेटिव कंडेंसर होता है तो फ्रेंड्स उसमें हम एयर का भी यूज़ कर लेते हैं और वाटर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, एयर और वाटर दोनों का, ठीक है। इससे पहले वाला जो था वो था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें केवल एयर कूल्ड कंडेंसर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फ्रेंड्स कूलिंग टावर का प्रभावी होना किस पर निर्भर होता है। तो किस पर निर्भर होता है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एयर के वेट वाल्व टेम्परेचर पर, बी है आपका एयर के ड्राई वाल्व टेम्परेचर पर, ऑप्शन सी है आपका एयर के प्रवाह की दिशा पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन है आंसर है वो फ्रेंड्स है आपका एयर के वेट वाल्व टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन आपका, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इस ऑप्शन आपका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कूलिंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बता दूं कूलिंग का काम क्या कौन करता है। तो फ्रेंड्स जो आपका कूलिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल है, कूलिंग रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है आपकी, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होती है, तो उसमें इवेपोरेटर का जो काम है वो कूलिंग को प्रोवाइड कराना होता है। तो कूलिंग किससे उत्पन्न होती है आपकी, इवेपोरेटर से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इवेपोरेटर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है। जबकि अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन ऐसे ही पता लग रहा है ये तो हानिकारक है, रेडिएशन से तो वैसे ही नहीं होना है। कंडेंसर कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन से भी नहीं होगी, कंडेंसेशन भी प्रक्रिया नहीं हो रही है, और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वाला है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन के द्वारा आपकी कूलिंग उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कंडेंसर फिन्स और रेफ्रिजरेटर को किससे साफ किया जाना चाहिए। तो जो कंडेंसर फिन्स है और जो रेफ्रिजरेटर है उसकी बात कही गई है, तो किससे उसको साफ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है साबुन से, साबुन के घोल से। तो साबुन के तो घोल से वैसे भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, हानिकारक है, क्योंकि आपको पता है उसमें कास्टिक होता है। तो कास्टिक जो सोडा वगैरह होता है उसमें, उससे क्या होगा कि आपका जो कंडेंसर फिन से या फिर जो रेफ्रिजरेशन की कुल जालियां हैं तो वो डैमेज होने का चांसेस या खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, साबुन के घोल से तो उसको बिल्कुल नहीं साफ़ कर सकते। बी वाला है हमारा फिन कॉम, तो फिन कॉम से भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। डी है, सी है आपका डाई एल्यूएट एसिड, तो डाई एल्यूटेड एसिड से भी हम नहीं करेंगे इसको। ऑप्शन डी है आपका पेंट ब्रश, तो जो पेंट करने का ब्रश होता है फ्रेंड्स उससे हम इसको आसानी से साफ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी धूल गंध होगी उसकी जालियों पर तो वो दूर हट जाएगी। तो आपको किससे करना चाहिए, फोर्थ वाले से, पेंट ब्रश से, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब के कार्य की सटीकता किस पर निर्भर होती है। तो मैं आपको बता दूं जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसकी बात करी गई है। जो कैपिलरीज होती हैं, जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज का काम होता है फ्रेंड्स आपका जो प्रेशर है, प्रेशर को मेंटेन करना या कंट्रोल करना। तो अब यहाँ पर इसी के क्रम में, इसी संदर्भ में कुछ पूछा गया, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब के कार्य की सटीकता किस पर निर्भर होती है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रहा है, वो प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर आयाम होने की ज़रूरत है। तो पहले मैं ऑप्शन पर देखता हूँ। वातावरणीय दाबमान का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की जो प्रेशर है सॉरी, उसकी कोई मतलब नहीं है। बी वाला क्या है आपका, इसके भीतरी आयाम पर। तो इसके भीतरी आयाम पर ही निर्भर करता है। कैपिलरीज जो है उसके अंदर इंटरनली उसकी जो सरफेस है या फिर जो उसका डायमीटर है वो कितना है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि वातावरणीय तापमान। और बी वाला है आपका रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर तो वैसे ही नहीं करता, सापेक्ष आर्द्रता तो मॉइस्चर पर भी नहीं करेगा, रिलेटिव डेंसिटी पर भी, ह्यूमिडिटी पर भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सी एक्सपेंशन जो वाल्व है उस वाल्व की बात कही गई कि कौन सी एक्सपेंशन वाल्व जो वाल्व है उस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, बी है आपका फ्लोट वाल्व, सी है आपका थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व, डी है आपका कैपिलरी ट्यूब्स। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का ही काम होता है आपका जो घरेलू रेफ्रिजरेटर है उसमें जो एक्सपेंशन वाल्व है उसका काम होता है, उसका काम करती हैं हमारी कैपिलरी ट्यूब्स। तो आप ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब्स। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है फ्लोटेड टाइप चिलर एप्लीकेशन में कौन सी एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन बी बोल रहा है फ्लोट वाल्व, ऑप्शन सी है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, सी डी है आपका कैपिलरी ट्यूब। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपका चिलर होता है फ्लोटेड टाइप चिलर जो है उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लोट वाल्व। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 19 वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कैपिलरी ट्यूब को काटने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं फ्रेंड्स उसकी बात कही गई कि उसको काटने के लिए किस टूल का जो टूल है उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है चीजेल, ऑप्शन बी है आपका व्रेजिंग टॉर्च, ऑप्शन सी है फाइल, ऑप्शन डी है आपका हेक्सो। तो फ्रेंड्स हेक्सो से तो इसको नहीं काटा जाता है। हेक्सो से हम जो हमारे एल्युमिनियम के टूल्स बने होते हैं या फिर जो एल्युमिनियम के इक्विपमेंट बने होते हैं उनको इससे काटा जाता है, या वायर्स को। तो अगर मैं बात करूं जो आपका कैपिलरी ट्यूब्स है तो उसको हम जो ब्रेजिंग टॉर्च होती है उसके द्वारा काटते हैं। फ्रेंड्स ब्रेजिंग की बात करें तो ब्रेजिंग क्या एक प्रकार का जो आपका वेल्डिंग है उसका टाइप है, उसका प्रकार है ये ब्रेजिंग। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किसमें स्थापित किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेटर की तो ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन ए लिक्विड लाइन, ऑप्शन बी सिलेक्शन लाइन, ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन बी था सिलेक्शन लाइन, ऑप्शन सी है आपका डिस्चार्ज लाइन, ऑप्शन डी है आपका कैपिलरी लाइन। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका डिहाइड्रेटर है वो स्थापित किया जाता है लिक्विड लाइन में। तो लिक्विड लाइन देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, ए वाला ऑप्शन ठीक है आपका, देख लीजिएगा लिक्विड लाइन में इसको स्थापित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। एक क्वेश्चन और बच गया, इसको भी मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक और है 21 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं फिर इसको फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। हीट एक्सचेंजर को किसी सिस्टम में किनके बीच स्थापित किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर का लोकेशन कहां पर है ये पूछा जा रहा है। तो मैं पहले आपको हीट एक्सचेंजर का एक फिगर बना के बता रहा हूं फ्रेंड्स। अगर मैं हीट एक्सचेंजर की बात करूं तो हीट एक्सचेंजर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। और यहाँ क्या है, यहाँ पर वाटर चलता है इसके।
तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि हीट एक्सचेंजर की, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हीट सर्कुलेट होती है, मीन्स यहाँ से हीट सर्कुलेट होती है, इसमें कोई हॉट मटेरियल इसमें चलता है, फिर सर्कुलेट होता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, गर्म पदार्थ, और इसमें क्या होता है, इसमें वाटर या फिर कोई जो कोल्ड पदार्थ है वो इसमें सर्कुलेट होता है मटेरियल। तो क्या होता है, अब जब ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये अपने जो हॉट लिक्विड है या फिर हॉट कोई भी मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा टू द उसके सराउंडिंग वाले मटेरियल को, मीन्स यहाँ वाले मटेरियल को वो अपनी हीट का ट्रांसफ़र कर देगा, और जब हीट का ट्रांसफ़र कर देगा तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। तो अब देख लीजिएगा, यहाँ पर हॉट मटेरियल या पदार्थ, और यहाँ पर आपका लिक्विड या कोल्ड पदार्थ आ गया, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, हॉट, लिक्विड मीन्स कोल्ड। अब ऑप्शन पर देखिएगा, तो पहला क्या है, गर्म गैस और सक्शन लाइन। तो सक्शन लाइन तो नहीं होगा, बी पर आइए, बी क्या है, सक्शन और डिस्चार्ज लाइन, तो ये भी नहीं है। सक्शन और लिक्विड लाइन, तो ये भी नहीं है। अगर मैं डी की बात करूं तो आई थिंक डी लग रहा है, गर्म गैस और लिक्विड लाइन। तो गर्म और लिक्विड, अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे आप कंफर्मली बता सकते थे कि डी आपका इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट जो आपके बच्चे उसको कवर करेंगे। एग्जाम से पहले हम आपका जो कोर्स है उसको कवर करा देंगे, यूडब्ल्यू को भी, बीडब्ल्यू को, यूडब्ल्यू को, और जो आपका ईडीडी सेकेंड है उसको, और आईएमआरई अभी हम स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो हम आईएमआरई भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।